नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे किस्मत का लेख, और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 16 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। राजन, खून की वो रेखा इस तंबू से 150 गज की दूरी पर दक्षिण दिशा में बनी हुई है। बेटा, हम अभी जाकर अपने सैनिकों को इस बारे में बताते हैं। इतना कहकर राजा भाग सिंह तंबू से निकल गए। जैसे ही वे तंबू से बाहर निकले, क्या हुआ? डाकुओं का कुछ पता चला? नहीं महाराज। तब जल्दी से मेरे साथ आओ, हम जानते हैं कि डाकू किस ओर गए हैं। सैनिकों को साथ लेकर भाग सिंह दक्षिण दिशा में उस स्थान पर पहुंचे जहां से रेत पर खून की बूंदें गिरनी प्रारंभ हुई थी। सैनिकों, खून के इन बूंदों के सहारे सहारे आगे बढ़ते चलो। सैनिकों ने राजा के आदेश का पालन किया और रेत में टपकी खून की बूंदों के सहारे आगे बढ़ने लगे। उधर दूसरी ओर घायल डाकू मोहर सिंह की दशा बिगड़ गई थी। अतः सभी डाकू एक स्थान पर रुक गए थे। ये देखकर घायल मोहर सिंह ने कराहते हुए उनसे कहा, साथियों, तुम लूटे हुए खजाने को लेकर तुरंत अड्डे पर पहुंचने की कोशिश करो। यहाँ क्यों रुक गए? सरदार, आपकी दशा खराब है। पास ही के गांव में एक अनुभवी वैद्य रहता है। उसे यहाँ पर बुलाकर पहले हम आपका उपचार करवाएंगे, तत्पश्चात ही यहाँ से आगे बढ़ेंगे। मोहर सिंह ने कराहते हुए अपनी आंखें मूंद ली। तब वैद्य को बुलाने के लिए एक डाकू को गांव में भेजा गया। इधर रेत में टपकी हुई खून की बूंदों के सहारे सहारे राजा भाग सिंह सैनिकों के साथ उस स्थान पर आ पहुंचे जहां डाकू ठहरे हुए थे। सैनिकों, वे रहे डाकू, इन्हें चारों तरफ से घेर लो, कोई भी भागने ना पाए। सैनिकों ने तुरंत डाकुओं को चारों तरफ से घेर लिया। तत्पश्चात, ओह, अब हमारी खैर नहीं। सैनिकों, सारे डाकुओं को कैद कर लो और लूटे हुए खजाने को ऊंटों पर लाद दो। कुछ देर बाद सारे डाकू सैनिकों के कब्जे में थे और खजाना ऊंटों पर लद चुका था। तब ये लोग जीवकपुर की ओर वापस लौट पड़े। दूसरी ओर, अब तो मेरे पास पीने के लिए पानी भी नहीं रहा। जैसे भी हो, मुझे जल्दी से इस रेगिस्तान से निकल जाना चाहिए। ये सोचकर जब्बर सिंह वहां से चल पड़ा। वो तपते हुए रेत पर सारा दिन बिना रुके चलता रहा। जब दिन छुपने लगा तो वो एक गांव के समीप पहुंचा। वो एक घर के सामने रुका। बहुत प्यासा हूं, क्या पीने को पानी मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी लाया। पानी पीने के पश्चात, बाबा, जीवकपुर राज्य यहाँ से कितनी दूर है? बेटा, जीवकपुर तो यहाँ से 4 कोस पर है। तब तो आज रात मुझे यहीं रुककर विश्राम करना चाहिए और सुबह मुंह अंधेरे ही जीवकपुर की ओर चलना चाहिए। ऐसा सोच जब्बर सिंह उस रात गांव में ही रुक गया। सुबह भोर होने से पहले ही वो जीवकपुर की ओर चल दिया। वाह रे किस्मत, तेरी भी रंग निराले हैं। कहाँ तो मैं आज तक अपने गांव से बाहर तक भी कहीं नहीं गया, और कहाँ आज इस प्रकार दर दर भटकना पड़ रहा है। जब्बर सिंह जब जीवकपुर पहुंचा तो दोपहर हो चुकी थी। उसने राज दरबार के बाहर खड़े सैनिकों का राजा भाग सिंह की दी हुई अंगूठी दिखाई। मुझे राजा भाग सिंह से मिलना है। ओह, ये तो महाराज की अंगूठी है। जरूर ये लड़का कोई विशेष व्यक्ति है। सैनिक उसे तुरंत लेकर तुरंत ही दरबार में पहुंचा। महाराज, ये लड़का जाने कहां से आपकी शाही अंगूठी ले आया है। अंगूठी दिखाकर ये आपसे मिलना चाहता है। ओह, ये तो वही लड़का है जिसने कल हमें पानी पिलाया था और डाकुओं का पता बताया था। उसने तुरंत ही प्रधानमंत्री को आदेश दिया, ये लड़का हमारा खास मेहमान है। इसे राजकीय अतिथि गृह में ठहराया जाए और इसे 5000 स्वर्ण मुद्राओं का पुरस्कार दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। तब सेनापति ने राजा भाग सिंह से कहा, गुस्ताखी माफ हो महाराज, आपने इस अदना से लड़के को इतना सम्मान और इतना धन क्यों दिया? ये वही लड़का है जिसने कल तपते हुए रेगिस्तान में अपना पानी देकर हमें जीवन दान दिया था। हमने इसे उसी पानी की कीमत दी है। महाराज, थोड़े से पानी की कीमत
5,000 स्वर्ण मुद्राएं? मेरे ख्याल से तो इतनी छोटी सी चीज के लिए खजाने की इतनी मुद्राएं लुटाना ठीक नहीं है। मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों ने भी सेनापति की बात का समर्थन किया। राजा भाग सिंह के माथे पर बल पड़ गए, पर वो खामोश रहे। कुछ देर बाद उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा, प्रधानमंत्री जी, आप इस लड़के को राजकीय अतिथि गृह में ठहरा दीजिए। राजा का आदेश पाकर प्रधानमंत्री जब्बर सिंह को साथ लेकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद राजा भाग सिंह भी उठकर दरबार से चले गए। उसी शाम राजा भाग सिंह ने जब्बर सिंह को अपने महल में बुलवाया। महाराज, क्षमा करें तो एक बात कहूं? कहो बेटे। महाराज, आज जब दरबार में मुझे आपने पानी पिलाने के बदले 5,000 स्वर्ण मुद्राएं देने की घोषणा की थी, तो आपके मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने आपकी घोषणा का विरोध किया था। ये मुझे अच्छा नहीं लगा। अच्छा तो हमें भी नहीं लगा था, पर हम उन्हें संतुष्ट कैसे कर सकते हैं? महाराज, मेरे दिमाग में एक ऐसा उपाय आया है जिसको करने से आपके मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को पानी की कीमत समझ में आ जाएगी। ऐसा कौन सा उपाय है? तब जब्बर सिंह ने भाग सिंह को अपनी योजना समझाई। योजना समझने के पश्चात, जब्बर सिंह बेटे, तुमने योजना तो वाकई अच्छी बनाई है। हम तुम्हारी बुद्धि का लोहा मानते हैं। कल ही हम तुम्हारी बताई योजना को क्रियान्वित करेंगे। दूसरे दिन राजा भाग सिंह के आदेश पर सेनापति सहित सारे मंत्रियों को कारागार में डाल दिया गया। ये देखकर सभी मंत्री अचंभित थे। महाराज ने हमें अकारण ही कैद क्यों कर दिया? हमने तो कोई गुनाह भी नहीं किया था, फिर ये कैद क्यों? उचित समय पर कारागार में बंद सभी मंत्रियों को स्वादिष्ट भोजन दिया गया। महाराज भी विचित्र हैं, पहले कैद कर लिया और अब दावत दी जा रही है। कुछ भी कहो, खाना बड़ा लाजवाब है। खाना खाने के पश्चात जब सभी सैनिकों ने पीने को पानी मांगा, महाराज का हुक्म है कि आप लोगों को केवल भोजन ही दिया जाएगा, पानी नहीं। ओह, इस प्रकार 2 दिन गुजर गए। कैदियों को भोजन तो दिया जा रहा था, पर भोजन के साथ पानी नहीं होता था। अतः प्यास के मारे सभी का बुरा हाल था। ओह, बिना पानी के तो खाना भी नहीं खाया जा रहा है। मेरा तो प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है। काश पीने के लिए थोड़ा सा पानी मिल जाता। उसी शाम को राजा भाग सिंह कारागार में आए। उन्हें देखकर सेनापति ने उनसे पूछा, महाराज, आखिर हम पर यह जुल्म क्यों हो रहा है? हमें पानी के लिए क्यों तरसाया जा रहा है? सेनापति, पानी तुम लोगों को अवश्य मिलेगा, पर समस्या ये है कि हमारे पास इस सुराही में थोड़ा सा ही पानी है, जबकि पीने वाले तुम काफी लोग हो। केवल एक उपाय है, तुम सब इस सुराही के पानी की बोली लगाओ। जिसकी बोली सबसे ऊंची होगी वो इस सुराही के पानी का हकदार होगा। यह सुनकर सेनापति ने उतावला होते हुए कहा, महाराज, मैं इस सुराही के पानी की 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। लाइए, सुराही मुझे दीजिए। इससे पहले कि भाग सिंह सुराही सेनापति को देता, मैं इस सुराही की 200 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, मैं 500 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, मैं 800 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। इसी प्रकार सब बढ़ चढ़कर सुराही के पानी की बोलियां लगाने लगे। बोली जब 10,000 स्वर्ण मुद्राओं पर जा पहुंची तो सेनापति ने चिल्लाकर कहा, महाराज, मैं अपनी सारी जायदाद दांव पर लगाता हूँ। लाइए, पानी मुझे दीजिए। तब भाग सिंह ने हैरानी से सेनापति की ओर देखा। थोड़े से पानी के लिए तुमने अपनी सारी जायदाद दांव पर लगा दी सेनापति जी? महाराज, जान रहे तो जायदाद तो फिर बन जाएगी। लाइए, पानी दीजिए महाराज। तब भाग सिंह के आदेश पर सभी को भरपेट पानी पिलाया गया। तत्पश्चात, हमारे कारण आप लोगों को जो कष्ट उठाना पड़ा उसके लिए हम माफी मांगते हैं, पर हम आप लोगों को एहसास कराना चाहते थे कि कीमत चीज की नहीं होती, आवश्यकता की होती है। प्यास ना हो तो पानी का कोई मूल्य नहीं है, मगर जब प्यास लगी हो तो वही पानी धन दौलत से बढ़कर हो जाता है। हमने तपते रेगिस्तान में उस लड़के को पानी पिलाने के लिए केवल 5,000 स्वर्ण मुद्राएं देने की घोषणा की थी, जबकि सेनापति जी ने पानी की कीमत अदा करने के लिए अपनी सारी जायदाद दांव पर लगा दी है।
उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि जब्बर सिंह को हमने 5,000 स्वर्ण मुद्राएं देने की घोषणा करके गलत नहीं किया था। ये सुनकर सेनापति सहित सभी मंत्रियों के सिर शर्म से झुक गए। महाराज ने उन लोगों को तुरंत रिहा कर दिया और मुस्कुराते हुए महल में लौट आए। महल में पहुंचकर जब्बर सिंह तो विलक्षण बुद्धि का स्वामी है। उसके द्वारा बताई गई योजना पर अमल करके हमने किस प्रकार सेनापति और मंत्रियों को अपनी बात समझाई है। अगर जब्बर सिंह को हम अपना विशेष सलाहकार नियुक्त कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। हमें विश्वास है कि जब्बर सिंह कठिन से कठिन समस्याओं का भी हल बता सकता है। ये सोचकर वो राजकीय अतिथि गृह में ठहरे जब्बर सिंह के पास गए। जब्बर सिंह, हम तुम्हें आज से ही अपना विशेष सलाहकार नियुक्त करते हैं। महाराज, मैं इतना बड़ा पद किस प्रकार से संभाल पाऊंगा? जब्बर सिंह, जब हमें तुम पर पूरा विश्वास है तो तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। विशेष सलाहकार नियुक्त होते ही जब्बर सिंह का सारा समय राजा भाग सिंह के साथ गुजरने लगा। जब्बर सिंह गहन से गहन समस्याओं पर भी अपनी सलाह राजा भाग सिंह को देता और भाग सिंह उसकी सलाह पर ही कार्य करता। ये देखकर सेनापति एवं अन्य मंत्री जब्बर सिंह से जलने लगे। महाराज ने उस अदना से लड़के को अपना सलाहकार नियुक्त करके हमारे मुंह पर करारा तमाचा मारा है। कमबख्त, महाराज को सलाह भी तो ऐसी उचित देता है कि महाराज आंख मूंद कर उसकी बात मान लेते हैं। जब्बर सिंह से उचित सलाह लेकर राजा भाग सिंह ने प्रजा के हित में अनेक कार्य किए। इस प्रकार धीरे धीरे 10 वर्ष बीत गए। एक दिन महाराज, गजब हो गया, प्रधानमंत्री जी की मृत्यु हो गई। क्या? कल तक तो वे बिल्कुल स्वस्थ थे। राजा भाग सिंह तुरंत ही प्रधानमंत्री के महल में संवेदना प्रकट करने गए। इस घटना के दूसरे दिन जब्बर सिंह, प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री का स्थान रिक्त हो गया है। हम तुम्हें इस पद के लिए सर्वथा योग्य समझते हैं। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। उसी दिन राजा भाग सिंह ने दरबार में घोषणा की, अपने विशेष सलाहकार जब्बर सिंह को हम प्रधानमंत्री का पद सौंपते हैं। ओह, अब तो सब्र की बिल्कुल ही इंतहा हो गई है। महाराज ने जब्बर सिंह को प्रधानमंत्री बनाकर उचित नहीं किया है। उधर राजा भाग सिंह की घोषणा के साथ ही जब्बर सिंह ने खड़े होकर कहा, महाराज ने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण पद सौंपा है। मैं अपने प्राण देकर भी इस देश की सुरक्षा करूंगा। उसी शाम सेनापति ने सारे मंत्रियों को अपने महल में बुलवाया। साथियों, महाराज ने जब्बर सिंह को प्रधानमंत्री बनाकर हमारे मुंह पर तमाचा मारा है। हमें कुछ करना चाहिए। सेनापति जी, हम लोग भला क्या कर सकते हैं? महाराज तो जब्बर सिंह पर अटूट विश्वास करते हैं। यदि तुम लोग मेरा साथ दो तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। मैं जब्बर सिंह को एक ही बार में नीचा दिखा सकता हूं। तब सेनापति ने अपनी योजना उन लोगों को बताई। योजना सुनकर, वाह सेनापति जी, वाह, योजना तो आपने वाकई बहुत अच्छी बनाई है। हम वादा करते हैं कि हम आपका साथ देंगे। हम भी सेनापति जी का साथ देंगे। ये कहकर सेनापति के चेहरे पर कुटिल मुस्कान फैल गई। दूसरे दिन ही सुबह सेनापति एक व्यक्ति को पकड़कर राजा भाग सिंह के पास पहुंचा। सेनापति जी, कौन है ये? महाराज, कल रात यह आदमी चुपचाप नगर से बाहर जा रहा था। संदेह होने पर मैंने इसे पकड़ लिया। इसके पास से देशद्रोह भरा ये पत्र मिला है महाराज। कहकर सेनापति ने एक पत्र राजा भाग सिंह को दिया। भाग सिंह ने उसे पढ़ा। राजा धन्नामल को जब्बर सिंह का प्रणाम। आज ही राजा भाग सिंह ने मुझे जीवकपुर का प्रधानमंत्री बनाया है। अब मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। मैं शीघ्र ही आपसे मिलूंगा और जीवकपुर के गुप्त रहस्य बताऊंगा। तब आप मौका पाकर जीवकपुर पर आक्रमण कर देना। आपका जब्बर सिंह। पत्र पढ़ते ही भाग सिंह की भौवें तन गई। जब्बर सिंह इतना विश्वासघाती निकलेगा, ये तो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। वो तो आस्तीन का सांप निकला। तब पत्रवाहक ने डरते डरते भाग सिंह से कहा, महाराज, मुझे छोड़ दो। गरीबी से तंग आकर मैंने ये घृणित कार्य किया है। जब्बर सिंह ने ही मुझे इस कार्य के लिए उकसाया था। उनके कहने पर ही मैं पहले भी कई राजाओं को ऐसे पत्र पहुंचा चुका हूं। ओह,
उसने उसी समय सेवक को आज्ञा दी, जब्बर सिंह को तुरंत ही हमारे सामने पेश करो। जो आज्ञा महाराज। कुछ देर बाद ही जब्बर सिंह भाग सिंह के सामने उपस्थित था। जब्बर सिंह आस्तीन के सांप, हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्या बात है महाराज, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? ले अपनी करतूत को स्वयं देख ले। हैरान से जब्बर सिंह ने पत्र ले लिया। उसने सारा पत्र पढ़ा। तत्पश्चात, महाराज ये पत्र झूठा है, ये मैंने नहीं लिखा। कोई मेरे विरुद्ध ऐसा पत्र लिखकर आपको भड़काना चाहता है। जब्बर सिंह, तुम्हारी असलियत अब सामने आ चुकी है, इसलिए अब अपने झूठ सफाई पेश ना करो। कल हम अपनी प्रजा के सामने तुम्हें फांसी पर चढ़ाएंगे। महाराज सुनिए तो सही। लेकिन भाग सिंह ने जब्बर सिंह की एक ना सुनी और उसे कारागार में डाल दिया। उसी रात जब भाग सिंह अपने शयन कक्ष में सोया हुआ था तो स्वप्न में दुर्गा मां ने उसे दर्शन दिए। राजा भाग सिंह, निर्दोष जब्बर सिंह को कारागार में डालकर तूने अच्छा नहीं किया है। ये आप क्या कह रही हैं मां? जब्बर सिंह देशद्रोही है, उसके लिए कारागार ही उचित स्थान है। भाग सिंह, अपराधी जब्बर सिंह नहीं, सेनापति और तुम्हारे मंत्रिमंडल के सारे मंत्री हैं। ये सारा जाल उन्हीं का फैलाया हुआ है। सेनापति जिस आदमी को पकड़कर तुम्हारे पास लाया था वो उसका ही आदमी था। ओह भाग सिंह, सजा देनी है तो सेनापति और अपने मंत्रियों को दो, जब्बर सिंह को छोड़ दो। जैसी आपकी आज्ञा मां। हमारी बात ध्यान से सुनो भाग सिंह, जब्बर सिंह बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। एक राजा के अंदर जो जो गुण होने चाहिए वे सब उसमें मौजूद हैं। तुम अब बूढ़े हो गए हो, इसलिए अपनी पुत्री राजकुमारी राधा का विवाह जब्बर सिंह से कर दो और राज्य जब्बर सिंह को सौंपकर अपने कर्तव्य से मुक्त हो जाओ। जैसा आपका आदेश मां। तब दुर्गा मां अदृश्य हो गई और तभी भाग सिंह की आंखें खुल गई। दूसरे दिन राजा भाग सिंह ने जब्बर सिंह को कारागार से बाहर निकाला। जब्बर सिंह, हमें माफ कर दो। कल रात दुर्गा मां ने स्वप्न में आकर हमें सच्चाई से अवगत करा दिया है। दोषी तुम नहीं और लोग हैं, कहकर भाग सिंह ने जब्बर सिंह को छाती से लगा लिया और सेनापति और सारे मंत्रियों को राजमहल के बाहर फांसी पर लटकवा दिया। प्रजाजनों, ये सभी लोग देशद्रोही थे, इसलिए हमने इन्हें फांसी पर चढ़ाया है। यह आपने बहुत अच्छा किया महाराज। देशद्रोहियों की यही हालत होनी चाहिए। तत्पश्चात भाग सिंह ने जब्बर सिंह को महल में बुलवाया। जब्बर सिंह, हम अपनी पुत्री राधा का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहते हैं। महाराज, मैंने आज तक आपका कोई भी आदेश नहीं टाला है, इसलिए इस आदेश को भी नहीं टालूंगा। कुछ दिन पश्चात ही शुभ मुहूर्त में राजकुमारी राधा और जब्बर सिंह का विवाह खूब धूमधाम से हुआ। तत्पश्चात बेटा जब्बर सिंह, हमारे यहाँ रिवाज है कि विवाह के पश्चात वर एवं वधू कपिल वन में स्थित कुल देवता के मंदिर में आशीर्वाद लेने जाते हैं। तुम्हें और राधा को भी कपिल वन में जाकर कुल देवता का आशीर्वाद लेना होगा। जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। राजकुमारी राधा को साथ लेकर जब्बर सिंह उसी समय कपिल वन की ओर चल दिया। जैसे वो वन में पहुंचा, ओह, एक वृद्ध और वृद्धा को सर्पों ने जकड़ा हुआ है। हमें इनकी जान बचानी चाहिए। इससे पहले कि जब्बर सिंह कुछ करता, फुस फुस आ आ वृद्ध और वृद्धा को डसने के पश्चात दोनों सांप नीचे कूद गए। तब जब्बर सिंह रथ से कूदकर उनके पास पहुंचा। ओह, ये तो मेरे पिता भैरव सिंह एवं मां हैं। तब तक वृद्ध और वृद्धा पर विष का प्रभाव होने लगा था और उनकी आंखें मूंदने लगी थी। घबराकर उसने कहा, पिताजी, माताजी, आंखें खोलिए, देखिए, मैं आपका बेटा जब्बर सिंह हूँ। क्या क्या तुम जब्बर सिंह हो? हाँ, मैं आपका बेटा जब्बर सिंह ही हूँ। लेकिन आप लोग इस वन में क्या कर रहे थे? ये सुनकर, बेटा, तुम्हारे जाने के पश्चात तुम्हारी माँ बहुत बीमार रहने लगी थी। गांव के वैद्य से मैंने इसका बहुत उपचार कराया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। मैं इसका उपचार कराने के लिए इसे शहर ले जा रहा था कि हमें सांपों ने डस दिया। आप दोनों को कुछ नहीं होगा, मैं आपको मरने नहीं दूंगा। बेटा, हमें झूठी दिलासा ना दो। हमें पता है कि अब हम नहीं बचेंगे।
लेकिन हमें खुशी है कि हमारी चीता को अग्नि देने के लिए तुम सही समय पर हमारे पास आ गए हो। अब हम चैन से मर सकेंगे। नहीं, ऐसा मत कहिए। लेकिन तब तक सांप का विष रामाबाई और भैरव सिंह के सारे खून में फैल चुका था। कुछ देर बाद ही वे दोनों मर गए। तब दुख से भरा जब्बर सिंह उनके शव को लेकर जीवकपुर वापस आया और पूरे सम्मान के साथ उनकी चिता को अग्नि दिखाई। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिख करके जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। और हमारे दूसरे चैनल फेमस पीपल बायोग्राफी और डिवाइन टेक्नोलॉजी को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।